हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं सब लोग। अध्याय 12 ऊष्मा गति की यानी देखिए ऊष्मा गति की चैप्टर का नाम जो है ऊष्मा गति की। ऊष्मा मतलब आप जान रहे हैं हीट एनर्जी। गति की यानी उसका जो लेन देन है वो कैसा है। लेकिन यहाँ पर एक बात आ गई भाई, ऊष्मा गति की किस के साथ में इसको जोड़ेंगे। ठीक, तो बेसिकली जो मैकेनिकल है, जो यांत्रिक कार्यों में ऊष्मा का जो परिवर्तन है, एक तो वो रखेंगे आप। एक गैसों को दी जाने वाली ऊष्मा यानी थर्मोडायनामिक्स। तो बात करेंगे गैसों की। इससे पहले जब हमने कहा था पदार्थों के तापीय गुण, तो वहाँ पर क्या था कि पदार्थों के या ठोसों के तापीय गुण, वहाँ पर हमने ज़्यादातर ठोस और द्रव्य की बात की, गैसों की बात हमने वहाँ नहीं की। अब यहाँ पर आता है कि थर्मोडायनामिक्स यानी डायनामिक्स तो है, गति की तो है, गति तो होगी ठीक, लेकिन ऊष्मा ऊष्मा के आधार पर गति होगी, ऊष्मा के लेन देन से गति होगी। अब उसे किस प्रकार की गति होगी हम इसमें समझेंगे। और पहली बात है भूमिका। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने चैप्टर का नाम लिखेंगे, अध्याय 12 ऊष्मा गति की। अंग्रेजी में लिख देंगे इसको थर्मो डायनामिक्स। ठीक, और इसका पहला जो टॉपिक है वो है 12(1) और इसको क्या कहा करते हैं आप इसे कहते हैं भूमिका, यानी क्या पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं डायनामिक्स यानी मैकेनिक्स, जिसमें आप बलों के द्वारा किए गए कार्यों का आघूर्णों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर आप ऊष्मा गतिकी में बाहर से लगे हुए बलों या बाहर से लगे हुए बल आघूर्णों का अध्ययन नहीं करते, बल्कि किसी भी गैस के अंदर अणुओं में या उस गैस में किस प्रकार की गति हुई, इसे ऊष्मा गतिकी में, यानी अगले वाला एक चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी, वो भी ऊष्मा गतिकी का हिस्सा है, इस बारे में जानेंगे। और बाहर से अगर कोई कारक कार्य करता है तो वह किसी गैस के अंदर तापमान को, उसके दाब को, उसके आयतन को कैसे बढ़ाता है। तो बेसिकली भूमिका में ये अंतर जो है स्पष्ट कर रहे हैं। भूमिका में ये बताया जा रहा है कि कार्य ऊष्मा में परिवर्तित होता है। देखिए पहली बात इन्होंने कही, कार्य ऊष्मा में परिवर्तित होता है या ऊष्मा भी कार्य में परिवर्तित होती है। लेकिन वहाँ पर जब आप यांत्रिकी में पढ़ रहे थे, वहाँ पर कार्य ऊष्मा में परिवर्तित नहीं हो रहा था। बहुत मोटी मोटी बात लेके चलूँगा मैं। कार्य आपने क्या लिखा था, गतिज ऊर्जा परिवर्तन, ये आप पढ़ चुके हैं। कार्य गतिज ऊर्जा परिवर्तन, जिसे आप कहते थे कार्य ऊर्जा का प्रमेय। ठीक, यहाँ पर कार्य गतिज ऊर्जा परिवर्तन और यहाँ पर ऊष्मा, देखिए जोड़ दिया मैंने। यानी यहाँ पर कार्य अगर होगा तो वो गतिज ऊर्जा का परिवर्तन करे या ना करे, यहाँ पर हमें विचार करना है कि वह ऊष्मा में परिवर्तित कैसे हो रहा है। अब इसका उल्टा अगर करें, दोनों तरफ से करें अगर, ये देखिए ऐसे, यानी कार्य ऊष्मा में परिवर्तित हो और कार्य या ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, ये निर्भर करता है कि व्यवस्था कैसी है, हमारा प्रक्रम कैसा है, हमारा प्रोसेस कैसा है। ठीक, अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे होगा, ऊष्मा में परिवर्तन कैसे होगा, इस बात पर भूमिका में फोकस दिया गया है। ठीक, अब पहले इसी बात को हमें समझना है कि ये चीज़ होती कैसे, इसका उदाहरण लेके समझेंगे। देखिए, क्योंकि अगर हमने ये समझ लिया कि भाई ऊष्मा कार्य में कैसे बदलती है तो बड़ा आसान हो जाएगा इस चैप्टर को समझना हमारे लिए। मान लीजिए हम एक ये गैस का चैम्बर है, इसमें एक पिस्टन लगाकर, ये मैं पिस्टन लगा रहा हूँ, देखो ऐसे,
यानी ये पिस्टन जो है चल सकता है। ये पिस्टन मैंने लगा दिया ऐसे, देखो ये जो है ये पिस्टन लगा दिया मैंने, ये पिस्टन लगा दिया मैंने, और ये पिस्टन जो है मैंने ऐसे लगा दिया। देखो इसको मैं लिखूंगा पिस्टन, बड़े आराम से इसको समझते हुए चलना है। अब ये पिस्टन जो है चल सकता है और इसमें कोई गैस भरी है हमने, इसमें कोई गैस है। अब हम मान लेते हैं कि इस गैस में कोई आयतन है, कोई दाब है, कोई तापमान है। यानी गैस के अंदर P है, V है, T है। P क्या है बच्चों? इसका कोई दाब है, और V आयतन है। आयतन मतलब इस बर्तन का आयतन जितने में गैस भरी है, ये वाला जो आयतन है जिसमें गैस भरी है, और ये इसका ताप है या तापमान है। ठीक, अब हम इसे संतुलन की अवस्था में लेके आते हैं, यानी इस पिस्टन को हम रोक देते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि हमें नीचे से लगने वाला दाब और ऊपर से लगने वाला दाब, ये दोनों बराबर करने पड़ेंगे। नीचे से लगने वाला दाब, ऊपर से लगने वाला दाब। ठीक, और इसमें हमें ये मानना पड़ेगा कि भाई पिस्टन जो है वह भारहीन है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए इस बर्तन को एक रखते हैं, मान लीजिए हमने इस बर्तन को एक क्षैतिज तल पे रखा, हमने इसको एक क्षैतिज तल पे रख दिया, तो हम जान रहे हैं कि नीचे की तरफ एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। हम इसे पृथ्वी पर अगर इस प्रयोग को कर रहे हैं, जैसे हम पृथ्वी के तल पर, क्षैतिज तल पर इस प्रयोग को कर रहे हैं, तो जी लगता है नीचे की तरफ। तो जी लगता है तो पिस्टन में भार है तो वो भी लगेगा नीचे की तरफ। तो हम क्या कह रहे हैं कि पिस्टन जो है वह भारहीन है, यानी पिस्टन का भार हम नहीं मान रहे हैं। ठीक, तो क्या करें? गैस जो दाब डाल रही है पिस्टन पे ऊपर की तरफ, और ऊपर से दाब पड़ रहा है किसका? ये दाब किसके कारण है? ये है वायुमंडल के कारण दाब। अब ये मान लिया कि ये वायुमंडल दाब है, कोई वायुमंडल है, वायुमंडल भरा हुआ है। अच्छा, ये जो ताप है, ये तापमान है, मान लीजिए ताप है, ये बाहर का तापमान इसके बराबर है। ये तापमान जो है, जो बाहर का है, सिलेंडर से गैस से बाहर है, वो संतुलन की अवस्था में है। तो ताप भी बाहर का ताप है, यानी पर्यावरण का जो भी ताप है हवा का वही है। आयतन गैस का, दाब हमने संतुलित कर दिया। तो हमने ये पिस्टन यहाँ विराम अवस्था में कर लिया, संतुलन की अवस्था में कर लिया। भैया आप समझ रहे होंगे, जब तक दाब दोनों तरफ से बराबर नहीं होंगे तब तक दोनों तरफ से बल बराबर नहीं होंगे, और अगर कोई परिणामी बल काम करेगा तो ये पिस्टन चलेगा, या तो ये ऊपर चलेगा या नीचे चलेगा, वो नहीं होने देना। तो इसका मतलब दाब बराबर कर दिया और तापमान सेम कर दिया, एक जैसा कर दिया। तो अब क्या हो रहा है? ऊष्मा इस गैस से बाहर पर्यावरण को नहीं जा रही है, क्योंकि बाहर का जो तापमान है वो भी T कर दिया। ये वायुमंडल का तापमान है या पर्यावरण का तापमान है, पर्यावरण का तापमान भी T है। तो यानी ऊष्मा हम जानते हैं अधिक ताप से कम ताप की तरफ जाती है, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। तो ऊष्मा ना तो इसको आ रही है गैस को, ना गैस से जा रही है। ठीक, संतुलन की अवस्था में बना लिया। अब हम इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि साहब ये चीज़ कैसे काम करती है। हम बाहर से कोई कार्य करते हैं, बाहर से हम कोई कार्य करते हैं, तो हम इस गैस पे बाहर से कार्य कैसे कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? इस पिस्टन को नीचे की तरफ दबा सकते हैं। इस पिस्टन को मान लीजिए मैं नीचे की तरफ दबा दूं, ऐसे ऐसे, देखिए ये पिस्टन यहाँ आ गया, तो इस पिस्टन में ये डेल्टा V का परिवर्तन हुआ, नीचे की तरफ दबा दिया मैंने, तो आयतन घटा। मैं मान लीजिए पिस्टन को नीचे की तरफ दबाया, तो कोई बल लगाया मैंने, बल लगा के नीचे की तरफ दबाया, तो कोई विस्थापन हुआ, तो कोई कार्य हुआ। यानी ऐसा करने पर यहाँ ठीक यांत्रिक कार्य मुझे करना होगा। यानी पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलने के लिए यांत्रिक कार्य W किया गया। यांत्रिक कार्य कितना किया गया?
W, जिसके परिणाम स्वरूप गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पिस्टन की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। ठीक, और गैस का आयतन कम हुआ। आयतन कम होने की वजह से, आयतन कम होने की वजह से अगर मैं तापमान को स्थिर रखूं तो दाब बढ़ेगा। अगर मैं तापमान को स्थिर रखूं तो बढ़ेगा, और अगर मैं तापमान को स्थिर ना रखूं तो तापमान भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के अगर हम सामान्यतया सोच लें कि भाई दबाया गया गैस को, ठीक, तो तापमान बढ़ा और दाब बढ़ा। अगर बाहर का तापमान अब कम पड़ जाएगा, जब गैस को दबाया जाएगा तो तापमान और दाब दोनों बढ़ेंगे। तो आयतन कम हुआ एवं दाब व ताप या तापमान बढ़ा, जिससे किए गए कार्य का कुछ भाग गैस को ऊष्मा के रूप में प्राप्त हुआ। यानी गैस को ऊष्मा के रूप में प्राप्त हुआ। अब गतिज ऊर्जा परिवर्तन हम देखने, भाई कार्य किया हमने गतिज ऊर्जा परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा परिवर्तन यहाँ पर हमने कहा द्रव्यमान नहीं है, भारहीन है ये, तो इसमें द्रव्यमान तो है नहीं। तो पिस्टन का गतिज ऊर्जा परिवर्तन, पिस्टन का गतिज ऊर्जा परिवर्तन, बहुत ध्यान से सोचेंगे, लगभग शून्य। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें द्रव्यमान नहीं है, तो इसके गतिज ऊर्जा परिवर्तन नहीं है। भाई गतिज ऊर्जा परिवर्तन क्या है? पिस्टन को दबाएंगे तो इसमें एक वेग तो आएगा, इसमें चाल तो आएगी, लेकिन गतिज ऊर्जा इसमें नहीं बनेगी, क्योंकि हम जान रहे हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। ये गतिज ऊर्जा है। अभी जो m है ये लगभग 0 है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब जो कार्य अब ऊपर से किया गया वह ज़्यादातर इस गैस को मिला। उसके परिणाम में इस गैस का तापमान बढ़ा और इस गैस का दाब बढ़ा पिस्टन के ऊपर, और आयतन घटा। एक हमने सामान्य तरीके से समझा कि अगर हम कोई कार्य करते हैं बाहर से तो वह किस प्रकार गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है या किस प्रकार वह ऊष्मा में परिवर्तन करता है। अब ये जो चीज़ है, जो गैस के दाब, ताप या आयतन या गैस का संगठन, संगठन बोलते हैं। अगर संगठन की बात करूं तो संगठन किसको बोलते हैं बच्चों? वह गैस किस प्रकार है, यानी वह गैस आणविक है या परमाणविक है। ये ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन को गैस के रूप में ऐसे लिखते हैं, अणु है, और ये इसके 2 परमाणु हैं। कितना परमाणु की अवस्था में है, कितना अणु की अवस्था में है। यानी ऐसा तो नहीं है कहीं ऊपर से एकदम से कार्य करने से गैस का तापमान बढ़ गया और गैस का तापमान बढ़ने की वजह से गैस का कुछ हिस्सा अणु से परमाणु में विघटित हो गया हो। तो कुल मिला के ये जो कार्य है ये किन किन चीज़ों को प्रभावित करता है? गैस के संगठन को प्रभावित करता है, उसके ताप को करता है, उसके दाब को करता है, उसके आयतन को करता है। ठीक, और अगर किसी कारण से पिस्टन में जिसके माध्यम से ये कार्य हो रहा है द्रव्यमान है, तो यह पिस्टन की गतिज ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। ठीक, तो कुल मिलाकर
हम यांत्रिकी में जो पढ़ा करते थे, हम यांत्रिकी में पढ़ा करते थे कार्य गतिज ऊर्जा परिवर्तन, यांत्रिकी में हम ऊष्मा को नहीं लिया करते थे। अब यहाँ पूरी तरह ऊष्मा गतिकी अगर आ गया, अगर ऊष्मा गतिकी हो गया तो इसका मतलब है कि कार्य अगर होगा तो वो ऊष्मा में भी बदलेगा। ठीक, अब अगर कोई गैस कार्य करती है, कोई गैस कार्य करती है, किसी गैस पे किया गया कार्य या गैस द्वारा किया गया कार्य, तो इससे क्या होगा, उसके तापमान घटेंगे बढ़ेंगे। कोई गैस कार्य करती है, धनात्मक कार्य करती है, तो उसका आयतन बढ़ेगा, तापमान घटेगा। ये सारी चीज़ों की जो स्टडी है, सारी चीज़ों का जो अध्ययन है वो हम करेंगे। तो यहाँ बेसिकली ऊष्मागतिकी में हम इस बात पर फोकस करते हैं, हम इस पर विचार करते हैं। ये चलता रहता है, ये छिपा हुआ रहता है, सीधे सीधे ये समीकरण दिखाई नहीं देता हमें, लेकिन हम इस पर विचार करते हैं। जबकि यांत्रिकी में हम इस चीज़ को नहीं रखते। जो पीछे यांत्रिकी पढ़ी है हमने, पहली किताब में पढ़े हैं, बलों बल, कार्य, विस्थापन, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, ये सब जो पढ़ा है हमने, उसमें हम इस बात पर विचार करते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया होगा फर्क कि यहाँ पर ऊष्मा को शामिल किया गया है। ठीक, अब ये बात समझ में आ गई कि भाई किस तरीके से कार्य और ऊर्जा में ऊष्मा को सम्मिलित कर दिया गया। अब आती है बात ऊष्मा क्या है। देखिए, ऊष्मा की दो बातें हैं, दो धारणाएं ऊष्मा की हैं। एक यहाँ पर अगर हम ऊष्मा लिख दें, इसको भी समझना है हमें। ऊष्मा प्राचीन धारणा, प्राचीन धारणा, और दूसरी तरफ बच्चों ऊष्मा, और ये आज की बात है, ये है आधुनिक धारणा। यानी आज के टाइम में हम ऊष्मा को क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं। ठीक, प्राचीन धारणा में क्या कहता है, प्राचीन धारणा में यह कहता है कि ऊष्मा किसी पदार्थ के अंदर, उसके रंध्रों में, यानी उसमें जो जोड़ है, योग है, रंध्रों मतलब कुछ छोटे छोटे से छिद्र हैं, छोटी छोटी जगह है, नसों में कह सकते हैं, नसों में, रंध्रों का मतलब जैसे नसें हों। ठीक, कुल मिला के भरा हुआ एक द्रव्य है। यानी प्राचीन धारणा में क्या है, ऊष्मा किसी पदार्थ के रंध्रों में, रंध्रों है ना, ऐसे लिख देते हैं, रंध्रों में भरे हुए द्रव्य हैं, अधिक ऊष्मा का तात्पर्य अधिक द्रव्य से है, जो स्वतः ही कम ऊष्मा वाले पदार्थ की ओर बहता है, जो ज़्यादा जिसमें द्रव्य है, ज़्यादा ऊष्मा है, कम वाले की तरफ बहता। इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए जैसे कोई ये वस्तु ए है, ठीक, इसमें मान लीजिए यहाँ तक ये कोई द्रव्य है जिसे हम ऊष्मा के रूप में नाप सकते हैं। ये है, मान लीजिए सपोज करो ये है, ये वस्तु ए है, देखो रंध्रों में भरा हुआ द्रव्य की ये नाप है, यहाँ तक भरा है मान लीजिए,
और कोई वस्तु मान लीजिए बी है और इसमें ये द्रव्य यहाँ तक भरा है, ठीक, ये अंदरों में भरा हुआ द्रव्य ऐसे मैंने दो स्तरों पे दिखा दिया, तो इसका मतलब ऊष्मा इस तरफ को जाएगी, ऊष्मा ए से बी की तरफ को जाएगी, यानी द्रव्य बहेगा। यानी ऊष्मा एक द्रव्य की तरह है जो बहती है, अधिक ताप से कम ताप वाले की तरफ, ऐसा कह सकते हैं, अधिक ताप से कम ताप वाले की तरफ बहती है, ऐसा कह सकते हैं, या जिसके पास अधिक ऊष्मा की या अधिक द्रव्य की मात्रा है वह कम वाले के पास बहती है। ये पुरानी धारणा है, ठीक। तो पुरानी धारणा जो है ये गलत साबित हुई, ये मानी नहीं गई, क्योंकि कोई द्रव्य नहीं मान सकते आप ऊष्मा को। आधुनिक धारणा में क्या है, आधुनिक धारणा कहती है ऊष्मा ऊर्जा का रूप है, अर्थात एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के या पदार्थ की आणविक गतिज आणविक गतिज ऊर्जा, सीधी गतिज ऊर्जा लिख देता हूँ, आणविक गतिज ऊर्जा के रूप में पदार्थ में संचित रहती है, ठीक। यह ऊर्जा कम गतिज ऊर्जा वाले पदार्थ की ओर अणुओं के कंपन के माध्यम से स्थानांतरित होती है, स्थानांतरित होती है। यानी ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, यानी इसमें यह माना गया कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ की आणविक गतिज ऊर्जा है, यानी जिससे अणु गतिज ऊर्जा के रूप में रखते हैं, यानी या तो वो कंपन की ऊर्जा हो सकती है या उनकी गतिज ऊर्जा हो सकती है। भाई गतिज ऊर्जा, कंपन में भी दो तरह की ऊर्जा होती है, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। तो इन्होंने कहा कि गतिज ऊर्जा है पदार्थ के पास, और अणुओं के पास, जिसके पास ज़्यादा गतिज ऊर्जा है वह कम वाले को गतिज ऊर्जा दे सकता है। ये बात भी सही है कि टक्करों के माध्यम से या कंपन के माध्यम से गतिज ऊर्जा एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाती है, एक दूसरे को स्थानांतरित हो जाती है। तो ये आधुनिक धारणा है, गतिज ऊर्जा के रूप में पदार्थ में संचित रहती है। यह ऊर्जा कम गतिज ऊर्जा वाले पदार्थ की ओर अणुओं के कंपन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाती है, स्थानांतरित होती है या हो जाती है, ऐसे लिख लो। ठीक। अब यहाँ पर जिसके पास अधिक गतिज ऊर्जा है, यानी जिसके अणुओं की गति में कंपन ज़्यादा है, कंपन ऊर्जा ज़्यादा है या गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, तो इसका मतलब हो गया कि वह अधिक तापमान पे है। तो इसका मतलब हो गया तापमान सीधे सीधे समानुपाती या अनुक्रमानुपाती आणविक गतिज ऊर्जा, सीधे सीधे समझ में आ गई बात। आणविक गतिज ऊर्जा ऐसे लिखते हैं ना, आणविक ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, आणविक गतिज ऊर्जा। ठीक। मॉलिक्यूलर, अंग्रेजी में लिख कर हूँ, मॉलिक्यूलर काइनेटिक है ना, देखो ये रहा, और प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अधिक गतिज ऊर्जा है अणुओं के पास तो अधिक तापमान है। ठीक। अब जिसके पास अधिक ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, वह दूसरे को दे सकता है। ये धारणा आधुनिक है। ठीक। यहाँ पर हम कई बार लिख देते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है ये यादृच्छिक है, यादृच्छिक,
रैंडम। रैंडम मतलब इसकी गिनती नहीं हो सकती, ये कहाँ कहाँ पर है, किस किस अणु के पास पता नहीं चलता, ये यादृच्छिक है, लेकिन है गतिज ऊर्जा के रूप में। ये आधुनिक धारणा है। ठीक, तो यहाँ एक बहुत मोटी मोटी सी बात हमारी समझ में आ गई। देखिए ये जो मैं नीचे लिखा हुआ छोड़ूंगा अभी, देखिए ये मैंने लिख लिया। ये देखिए तापमान और ये आणविक गतिज ऊर्जा। ठीक, अब इसके बाद जैसे हमने कहा आणविक गतिज ऊर्जा, ठीक, तो किसी भी गैस के पास जो कुल ऊर्जा है, किसी भी गैस के पास जो कुल ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पर हम गैस की बात करेंगे, बात पदार्थों पर भी लागू होती है, लेकिन हम यहाँ गैस की बात करेंगे, गैसों का अध्ययन करेंगे। तो किसी भी गैस के पास जो कुल ऊर्जा है, ठीक, हम उसे कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा। सॉरी यांत्रिक नहीं, आंतरिक ऊर्जा है ना, देखो उल्टा लिख दिया मैंने, यांत्रिक ऊर्जा तो है ही, आंतरिक ऊर्जा, क्योंकि हम अभी आंतरिक ऊर्जा की धारणा बनाएंगे। ठीक, लेकिन हम इस आंतरिक ऊर्जा की गणना नहीं कर सकते, हम इस आंतरिक ऊर्जा की गणना नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कहा कि भाई यादृच्छिक है, यानी रैंडम है, किसके पास कितनी है कुछ पता नहीं है। ठीक, तो हम इसकी गणना नहीं कर सकते। किसी भी गैस की वास्तव में कितनी आंतरिक ऊर्जा है हम ये नहीं बता सकते। ठीक, फिर हमने क्या किया कि साहब बताना चाहते हैं, हम बताना तो चाहते हैं कितनी है, तो कह रहा उस केस में आप किसी भी गैस को पहले परिभाषित करें, पहले आप गैस को आदर्श गैस माने, आदर्श गैस आप मानिए। ठीक, आदर्श गैस मानने के बाद आप इसके अंदर की गतिज ऊर्जा को तापमान से जोड़िए। हमने कहा गतिज ऊर्जा तापमान के अनुक्रमानुपाती है, तो आप पहले किसी भी गैस को आदर्श गैस मानिए, फिर इसे तापमान से जोड़िए, उसके बाद आप बता पाएंगे कि कितनी आंतरिक ऊर्जा है, तो फिर ये गणना हो सकती है। यानी सामान्यतया किसी भी गैस के पास कितनी आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी, हम नहीं बता सकते। हमें पहले उस गैस को आदर्श गैस बनाना होगा, उसके बाद उसका तापमान देखना, फिर हम बता सकते हैं कि कुल मिला के इसके पास इतनी आंतरिक ऊर्जा है। तो कुल मिला के कुल आंतरिक ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा क्या है, कुल गतिज ऊर्जा, किसके लिए, आदर्श गैस के लिए, और उसका मान हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा भूमिका में हमने ये समझा कि भाई इस चैप्टर के अंदर क्या है, ऊष्मा गतिकी में और नॉर्मल गतिकी में या क्या फ़र्क है। देखिए यांत्रिकी में हम बल, बलाघूर्ण, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हम ऊर्जाओं को ऊष्मा में बदलना, यानी कार्य को ऊष्मा में बदलना और ऊष्मा को कार्य में बदलना, इस बात पर विचार करते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर भूमिका में हमने ये समझ लिया कि थर्मोडायनामिक्स क्या है, यानी कार्य ऊष्मा में, ऊष्मा कार्य में, और बदलने वाले जो कारक हैं वो क्या हैं, वो भी हमने जान लिया। ताप, दाब, आयतन और गैस का संगठन, चार चीज़ें हैं। एक है ताप करेंगे, एक है दाब, एक है आयतन, एक है संगठन। ठीक, और एक चीज़ और होती है, इसको भी लिख लेते हैं, एक है द्रव्यमान। द्रव्यमान या मोलों की संख्या, ध्यान रहे मोलों की संख्या। ये मोलों की संख्या दरअसल आपने रसायन विज्ञान में पढ़ ली होगी, मोलों की संख्या। ठीक, तो कुल मिलाकर इन चीज़ों के बारे में अध्ययन होगा। कोई भी गैस को ऊर्जा दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है, या उस पर कार्य किया जाता है, कोई गैस कार्य करती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। कुल मिलाकर ऊष्मा कार्य, और इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम रोल रहेगा वो रहेगा आंतरिक ऊर्जा का। ठीक, चलिए अगली क्लास में हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे, इसके एक एक टॉपिक को ले लेते हैं। ओके।